हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू ब्रेन में। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस पे पार्ट 1 हो चुका था, ये आपका पार्ट 2 है। जो लोग पार्ट 1 को नहीं देखे होंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक बार आप पार्ट 1 को जरूर देखेंगे ताकि यहां से समझना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम बताएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ चुके हैं हम लोग और आज कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे क्या, इंट्रोडक्शन यानी कि डिफिनेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी कि फोर्स का इफेक्ट क्या क्या होता है। देन टाइप्स ऑफ फोर्स यानी कि फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े क्या, लॉज ऑफ मोशन यानी कि लॉज ऑफ मोशन में आपको बताया गया है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और फिर उसके बाद हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का बात किए। देन उसके बाद इनर्शिया और मास पे आए, है कि नहीं। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे मोमेंटम से, मोमेंटम क्या होता है और वहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मोमेंटम यानी कि मोमेंटम क्या होता है। देखिए यहां मोमेंटम में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि मोमेंटम होता क्या है। तो जो मोमेंटम का डिफाइन है वो बस फॉर्मूला है कि नहीं। आपको यदि फॉर्मूला याद है तो डिफाइन भी याद है, यदि डिफाइन याद है तो फॉर्मूला भी याद है। यानी कि मोमेंटम का डिफाइन फॉर्मूला से हो जाएगा। कैसे होगा थोड़ा देखिए कैसे। तो मोमेंटम को जो हम लोग डिनोट करते हैं वो पी से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मोमेंटम को क्या, कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि मोमेंटम इज द पावर ऑफ मोशन। मोमेंटम को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ मोशन यानी कि मोशन का पावर है क्या, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वही बोला है कि मोमेंटम इज द पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर क्या बोला हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास। जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट होता है कि नहीं। फिर लिखा हुआ है क्या कि मोमेंटम इज डिनोटेड बाय ए स्मॉल पी। ऐसे लिखा हुआ है ना कि मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं पी से। फिर क्या लिखा हुआ है कि देयरफॉर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। यानी कि वही फार्मूला कि मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है। जहां पर हम लोग पी को डिनोट करते हैं मोमेंटम, है कि नहीं। मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, पी से, और एम से मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वी से वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि इस फार्मूले में जो आपको पी आ रहा है वो क्या है, मोमेंटम है, और जो एम आ रहा है वो मास है ऑब्जेक्ट का, और जो भी आ रहा है वो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का। ये तो सब आप लोग को पता है, आप लोग तो इसमें एक्सपर्ट हैं, है कि नहीं। देखिए नेक्स्ट में है मोमेंटम एंड मास। यानी कि मोमेंटम हो गया, लेकिन उसको मास से कैसे रिलेट करेंगे मोमेंटम को, यानी कि मास से क्या क्या चेंजेज होगा मोमेंटम में। मास में यदि चेंजेस करेंगे तो मोमेंटम में क्या चेंज होगा, उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि सिंस मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यानी कि जो मोमेंटम है वो मास और वेलोसिटी का क्या है, प्रोडक्ट है। क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है P इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी, है कि नहीं। दिस मीन्स मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड वेलोसिटी। इसका मतलब क्या कि जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, तो मास और वेलोसिटी का। क्योंकि देख रहे हैं आप फार्मूला में दोनों क्या आ रहा है, सामने आ रहा है। तो ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास और वेलोसिटी का। लिखा हुआ है कि मोमेंटम इंक्रीजेज विथ इंक्रीज आइदर मास और वेलोसिटी। यानी कि मोमेंटम इंक्रीज करेगा कब, आप मास को बढ़ाएंगे तब भी इंक्रीज करेगा, यदि वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तब भी इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि आप मास को बढ़ाएंगे तब भी मोमेंटम बढ़ेगा और वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तब भी मोमेंटम बढ़ेगा। यानी कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर क्या लिखा हुआ है कि दिस मीन्स इफ ए लाइटर एंड हेवियर ऑब्जेक्ट is moving with same velocity then heavier object will have a more momentum than the lighter one। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, ये लाइन आपको ये बताना चाह रहा है, मान लीजिए कि दो तरह का ऑब्जेक्ट है, एक क्या है, हेवी ऑब्जेक्ट है, और एक क्या है, लाइटर ऑब्जेक्ट है। यानी कि एक भारी वाला है और एक हल्का वाला है। और यदि दोनों का वेलोसिटी सेम रखेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि जो हेवियर ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट भारी है उसका मोमेंटम क्या ज्यादा होने का कारण ये हो जा रहा है। देखिए मास इनटू वेलोसिटी तो है, लेकिन मान लीजिए कि मास दोनों में डिफरेंट है लेकिन वेलोसिटी तो दोनों में सेम है।
तो जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, यानी कि जो हेवी रहेगा उसका मोमेंटम क्या रहने वाला है, ज्यादा रहने वाला है, और जो लाइट रहेगा हल्का रहेगा उसका मोमेंटम भी क्या होगा, कम होगा, है कि नहीं। वही लाइन ये लिखा हुआ है। फिर ये नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट में आपका लिखा हुआ है, ध्यान देंगे थोड़ा। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि इफ ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, क्या, इफ ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ ग्रेट वेलोसिटी इट्स ट्रिमेंडस मोमेंटम, क्या होगा उसका मोमेंटम, ट्रिमेंडस मोमेंटम, एंड बिकॉज ऑफ मोमेंटम इट कैन हार्म एन ऑब्जेक्ट मोर सिवियरली। इसका मतलब क्या, मान लीजिए कोई छोटा सा ही ऑब्जेक्ट है जिसका मास बहुत कम है लेकिन उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो भी वो आपको क्या करेगा, हार्मफुल पहुंचाएगा। एग्जाम्पल में आपको देखिए लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि ए स्मॉल बुलेट हैविंग ए लिटिल मास, एक छोटा सा बुलेट रहता है, वो गोली रहता है जो, उसका मास क्या रहता है, बहुत कम रहता है। इवन किल ए पर्सन, वो क्या करता है, लोगों को मार देता है, कैसे, व्हेन इट फायर्ड फ्रॉम गन, जब हम लोग गन से बुलेट को चलाते हैं तो लोग मर जाते हैं, क्यों, वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण से। छोटा सा ही मास तो है लेकिन वेलोसिटी उसका बहुत ज्यादा है, जिस कारण से मोमेंटम क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और वो लोगों को मरने तक मजबूर कर देता है कि नहीं। फिर क्या लिखा हुआ है कि यूजुअली रोड एक्सीडेंट प्रूव मोर फैटल बिकॉज ऑफ हाई स्पीड देन द स्लोअर स्पीड, यानी कि ज्यादा खतरनाक होगा किसके लिए, मान लीजिए कि रोड एक्सीडेंट में दो कार टकरा गया आपस में, ठीक है, एक का वेलोसिटी बहुत ज्यादा था और एक का वेलोसिटी कम था, तो हार्मफुल तो दोनों को पहुंचेगा, है कि नहीं, हार्मफुल क्या होगा, दोनों को पहुंचेगा, लेकिन सबसे ज्यादा किसका पहुंचेगा, तो जो ज्यादा तेज चल रहा होगा उसका क्या होगा, हार्मफुल ज्यादा पहुंचेगा, और जो कम यानी कि स्लो चल रहा होगा उसको हार्मफुल होगा लेकिन उसके कंपेयर में कम होगा, है कि नहीं। वही लिखा हुआ है कि दिस हैपन, क्या, दिस हैपन बिकॉज व्हीकल्स रनिंग विथ हाई स्पीड हैव ए ग्रेटर मोमेंटम कंपेयर टू द व्हीकल्स रनिंग विथ ए स्लोअर स्पीड, यानी कि जो तेजी से चल रहा है जिसका वेलोसिटी ज्यादा है उसका मोमेंटम भी ज्यादा रहेगा, और जो स्लो चल रहा है उसका मोमेंटम भी क्या होगा, स्लो होगा। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, मोमेंटम, यानी कि जिसका वेलोसिटी ज्यादा उसका मोमेंटम भी ज्यादा, और जिसका वेलोसिटी कम उसका मोमेंटम भी कम होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको वही लिखा गया है कि मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन दिस, कैसा स्टेट में, तो रेस्ट वाले में। आपको रेस्ट वाला तो समझना बहुत आसान है कि नहीं, यानी कि आपको मोमेंटम बताना है किस कंडीशन में, जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में रहेगा। तो देखिए मोमेंटम का अभी फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, P इक्वल टू एम इंटू भी पढ़े, क्या पढ़े, P इक्वल टू एम इंटू भी। अब इसमें आपको देखना होगा क्या, P का मतलब मोमेंटम, मास और वेलोसिटी। अब इसमें बोला है कि स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब होता है कि वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम मास इंटू जीरो, यानी कि मास कितना भी हो उसमें जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि मोमेंटम क्या यहां आने वाला है, जीरो आने वाला है, क्या होगा, जीरो होगा। कब, जब स्टेट ऑफ रेस्ट का बात होगा तब। वही चीज यहां भी लिखा हुआ है कि लेट एन ऑब्जेक्ट विथ एम मास, ठीक है, सिंस ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, ठीक है, देयरफॉर इट इज वेलोसिटी जीरो, जब रेस्ट में है तो वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। नाउ वी नो दैट मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, जब रखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, फाइनली जीरो मिलेगा। वही लिखा हुआ कि दस मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द रेस्ट नन मूविंग इज इक्वल टू द जीरो, यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या नन मूविंग का मतलब भी क्या, रेस्ट में हो, तो उसका मतलब क्या, मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि जिसका वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम भी जीरो, क्योंकि दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, और जब दोनों प्रोडक्ट में है तो इसमें से एक भी जीरो होगा तो क्या होगा, जीरो होगा, है कि नहीं। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में आपको बताना क्या है, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम का यूनिट क्या होता है। यदि आप कोई भी क्वेश्चन को कर रहे हैं यूनिट नहीं लिख रहे हैं तो एक आप भारी मिस्टेक कर रहे हैं, है कि नहीं, बहुत बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि कभी भी आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो यूनिट को लिखना आपको बेहद जरूरी है, यूनिट लिखना ही लिखना है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूनिट कैसे निकालते हैं। देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, और मास का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट केजी होता है, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, और फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू एम इंटू भी है। तो क्या करेंगे हम लोग, मास के जगह पर रख देंगे केजी और वेलोसिटी के जगह रख देंगे मीटर पर सेकंड, क्या रखेंगे, मीटर पर सेकंड। तो यहां से क्या हो जाएगा, केजी इंटू मीटर पर सेकंड। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी इंटू मीटर पर सेकंड, है कि नहीं,
ये क्या हो गया, एसआई यूनिट हो गया, किसका, मोमेंटम का, ये आपका एसआई यूनिट हो गया। तो यही आपको देखना है क्या कि एसआई यूनिट मास का क्या होता है, केजी होता है, एसआई यूनिट वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो मोमेंटम का क्या हो जाएगा, तो मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि केजी इंटू मीटर पर सेकंड। तो केजी इंटू मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, मोमेंटम का एसआई यूनिट हो जाएगा। तो ये सब चीज आपको क्लियर रहना चाहिए, है कि नहीं। अब यहां से देखिए कुछ न्यूमेरिकल है मोमेंटम पे बेस्ड, तो ये न्यूमेरिकल को भी करेंगे, क्योंकि देखिए कंसेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप उस पर कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, है कि नहीं। कंसेप्ट आपका मान लीजिए कि वहां तक हो गया, जब क्वेश्चन करेंगे तो उससे क्लियरिटी मिलेगा, एकदम आपको लगेगा कि हाँ अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, है कि नहीं। तो हम लोग क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को आप रीड करिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, आप रीड करके खुद से ट्राई करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम क्या होगा, ऑफ ए स्टोन हैविंग ए मास 10 kg, इट्स थ्रोन विथ ए वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आपसे मोमेंटम क्या किया, पूछा है, जिसमें मास दिया हुआ है 10 kg, ठीक है, और वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। तो कितना आसान है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम के जगह पे हमको पता नहीं क्या है, लेकिन मास तो पता है ना 10, और वेलोसिटी क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा, तो 20, और यूनिट क्या होगा, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। यूनिट लिखना आपका बेहद जरूरी है, जब भी आंसर आप निकालेंगे यूनिट जरूर लिखेंगे। तो आपका क्या आएगा 20 केजी मीटर पर सेकेंड। यहां भी देखिए मास कितना है 10 केजी, वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, जब उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 केजी मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहां से आ जाएगा स्टोन का मोमेंटम, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी आप लोग ट्राई करेंगे खुद से। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए बुलेट, यानी कि बुलेट का मोमेंटम आप कैलकुलेट करिए, जिसका मास दिया हुआ है 25 ग्राम, क्या दिया हुआ है 25 ग्राम, व्हेन इट फायर फ्रॉम ए गन विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। या इसको क्या किया जा रहा है, बुलेट को गन से फायर किया जा रहा है, उसका वेलोसिटी क्या है 100 मीटर पर सेकेंड है, और उसका मास क्या है 25 ग्राम है। तो क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना है मेरा, तो 25 है कि नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि मास को चेंज कर लीजिएगा, है कि नहीं। सबसे पहले आप मास को चेंज कर लेंगे तो आपके लिए क्लियरिटी रहेगा, क्या, जैसे मास आपको दिया है 25 ग्राम, तो इसको चेंज करेंगे केजी में, तो क्या हो जाएगा 25 अपॉन में 1000, तो ये आपका केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्राम को जब हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, केजी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी तरह से आपको एक केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब यहां से आप रख लीजिएगा, मास की जगह पर क्या रखिएगा 25/1000 रखिएगा, और वेलोसिटी क्या है 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, यहां से आंसर क्या आएगा 2.5, यूनिट क्या होगा केजी मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। ये आपका आया मोमेंटम। अब वही बात यहां भी लिखा हुआ है कि वेलोसिटी क्या है 100 मीटर पर सेकेंड है, मास कितना है बुलेट का 25 ग्राम है, उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है 0.025 केजी, है कि नहीं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आएगा 2.5 केजी मीटर पर सेकेंड, क्या आएगा 2.5 केजी मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को ट्राई करिए आप लोग खुद से। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बेहद आसान है, कैसा क्या बोल रहा है, बोला है कि कार हैविंग ए मास ऑफ 1000 kg, एक कार है जिसका मास है 1000 kg, इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स मोमेंटम। मोमेंटम निकालना है, क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है। मास कितना है 1000 kg, क्या है मास 1000 kg, और वेलोसिटी कितना है 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम कैसे निकालेंगे, मास इंटू वेलोसिटी निकालेंगे, और यहां पर मोमेंटम निकालने के लिए मास इंटू वेलोसिटी में आपको दिया गया है मास है 1000 और वेलोसिटी है 0.5, है कि नहीं। जब मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा 500, क्योंकि एक जीरो से यहाँ पर डिसिमल हट जाएगा 500 आ जाएगा, यूनिट क्या होगा केजी मीटर पर सेकेंड, ये आपका यूनिट आएगा। तो यहां से ऐसे मोमेंटम निकालेंगे। मोमेंटम आपको पूछा था, मास भी दिया था 1000 kg और वेलोसिटी भी दिया था 0.5
मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग मोमेंटम निकाल लेंगे, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर आपको वही बात लिखा हुआ है कि वेलोसिटी कितना है कार का, तो 0.5, फिर उसके बाद मास कितना है 1000 kg है, और फॉर्मूला लगाएंगे मास इंटू वेलोसिटी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 kg मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आपका आंसर, है कि नहीं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आपका आता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या आता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसको आप ध्यान से समझेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आपको बताया जाता है क्या, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, तो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ में हम लोग जानना रहता है। तो सबसे पहले वही बात लिखा हुआ है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाई अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको जानना होगा कि कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका मास हम लोग m मान लिए, उसका इनिशियल वेलोसिटी u मान लिए, और फाइनल वेलोसिटी v मान लिए, ठीक है। यदि मोमेंटम लिखना होगा इनिशियल का, क्या लिखना होगा, इनिशियल का हमको मोमेंटम लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, इनिशियल का मोमेंटम होगा मास इंटू यू, ठीक है। और फाइनल का लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, मास इंटू भी लिखेंगे, है कि नहीं। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या, कि फाइनल माइनस इनिशियल, ये चेंज मोमेंटम हो गया। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है क्या, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि फाइनल माइनस इनिशियल, जैसे कैसे निकालते थे चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब भी वही क्या, कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो उसके लिए फार्मूला हम लोग ऐसे यूज करते हैं क्या, कि एम भी माइनस एम यू अपॉन में टी, जिसमें से फिर आपको एम क्या दिख जाएगा, कॉमन दिख जाएगा, क्या दिखेगा, एम कॉमन दिखेगा, यानी कि भी माइनस यू बाई टी। और फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टी क्या होता है, ध्यान देंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टी क्या होता था, एम इंटू ए हो जाएगा। ये क्या होता था, एक्सीलरेशन का फार्मूला होता था, तो ए हो जाएगा, है कि नहीं। ए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो एफ के। और यहाँ से जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाते हैं, तो यहाँ से देखने को मिलता है के एम ए, और यहाँ पर के का वैल्यू 1 होता है, जिसके कारण से हम लोग मान के चलते हैं क्या, कि एफ का फार्मूला जो आया क्या आया, मास इंटू एक्सीलरेशन आया। यही सब कहानी इसमें चलने वाला है, ये जो कहानी यहाँ पर लिख दिए वही सब चलने वाला है, बस आपको स्टेटमेंट के थ्रू उसमें बताया गया है। क्या बताया गया है, कि सबसे पहले आपको बताया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली होता है किसके, तो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग मोमेंटम के बारे में पढ़ लिए हैं, तो हम लोग को पता रहना चाहिए कि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट रहता है उसको हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। तो पहले नंबर की चेंज इन मोमेंटम किसको बोलेंगे, जैसे चेंज इन वेलोसिटी आप किसको बोलते थे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। उसी तरह से चेंज इन मोमेंटम बोलना होगा तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम का मतलब क्या, कि मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम का मतलब क्या, कि मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। अब ये जब दोनों को माइनस करते हैं तो वहां से निकलता है क्या, चेंज इन मोमेंटम निकलता है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या, कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। और ये जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, वहां से हम लोग का फोर्स का फॉर्मूला भी मिलता है। तो वही लिखा हुआ है क्या, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एम, और वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल यू होगा, फाइनल क्या होगा, भी होगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या लिखेंगे हम लोग, एम यू लिखेंगे, और फाइनल क्या लिखेंगे, एम भी लिखेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को देखने को क्या मिलेगा, अरेंज करने के बाद चेंज इन मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्या लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम को, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि एम भी माइनस एम यू, और यहां से एम को कॉमन कर लिया गया तो भी माइनस यू हो गया। अब ये लाइन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या बताएं, कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, है कि नहीं। तो उसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। लिखा गया है कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और ये आपका फॉर्मूला देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ।
दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यानी कि सेकेंड लॉ में हम लोग को यही पढ़ना है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो बात आपको यहाँ देखने को भी मिल रहा है कि नहीं। कैसे देखने को मिल रहा है, जो हम लोग भी फाइनली निकाले थे कि एफ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम इंटू वी माइनस यू बाई टी, और यहाँ से यहाँ तक का आपको जो देखने को मिल रहा है ये क्या होता है, तो ये मेरा एक्सीलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास इंटू एक्सीलरेशन। वही बात यहाँ भी आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वी नो डैट एक्सीलरेशन क्या होता है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। यही लिखा हुआ है यहाँ भी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं, है कि नहीं। फिर उसके बाद वही कि एफ इक्वल टू के एम ए, जब यहाँ से हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या बनता है, के एम ए बनता है। फिर उसके बाद वही लिखा हुआ कि के इज कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 1। हम लोग के का वैल्यू को 1 मान लेते हैं, देन हम लोग का फार्मूला बन जाता है क्या, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। और उसका एसआई यूनिट क्या होगा, जैसे देखिए ध्यान से देखेंगे, फोर्स का फार्मूला आपका बना क्या, मास इंटू एक्सीलरेशन बना। अब इसका एसआई यूनिट का बात करेंगे तो आपको बहुत आसान है, क्या मास का क्या होगा, एसआई यूनिट केजी होगा, मास का क्या होगा, केजी होगा। एक्सीलरेशन का क्या होता था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन का क्या होता था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो न्यूटन बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, न्यूटन बोलेंगे। अब क्या होगा कि न्यूटन आपको पता है तो ठीक है, कभी कभी ये वाला भी आपको पता रहना चाहिए कि कैसे आया। तो यहाँ पर आपका ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। ए वाला 2 ऊपर में ऐसे स्क्वायर लिखा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, न्यूटन बोलेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अब यहां से देखिए 1 न्यूटन किसको बोलते हैं, 1 न्यूटन का डिफाइन क्या होगा वो भी हम लोग को जानना होगा कि 1 न्यूटन किसको बोलते हैं। देखिए इसमें 1 न्यूटन हम लोग किसको बोलेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, तो 1 न्यूटन व्हेन एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज सीन इन द बॉडी ऑफ मास 1 kg, देन द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज सेड टू बी 1 न्यूटन। यानी कि 1 न्यूटन कब होगा, देखिए ध्यान से देखिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या था, मास इंटू एक्सीलरेशन था, यही था कि नहीं था। अब इसमें बोल रहा है क्या, तो 1 न्यूटन कब होगा, फोर्स का क्या होता है, यूनिट न्यूटन होता है। 1 न्यूटन तब होगा जब मास भी क्या हो जाए, 1 हो जाए, और एक्सीलरेशन भी क्या हो जाए, 1 हो जाए, तब क्या होगा, मेरा 1 न्यूटन होगा। तो मास का यूनिट क्या है, केजी, और एक्सीलरेशन का क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि 1 न्यूटन होने के लिए मेरा मास क्या हो जाए, 1 kg, और एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मेरा क्या होगा, 1 न्यूटन हो जाएगा। वही अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ये जिंदगी में आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमेशा देखने को मिलेगा। यानी कि आप जैसा काम करेंगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। ये क्या है, तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि नहीं। अच्छा करेंगे अच्छा होगा, और यदि किसी तरह से आप भी गड़बड़ी कर रहे हैं तो होने वाला है, बस लगता नहीं है लेकिन होता जरूर है। तो न्यूटन थर्ड लॉ हमारे जिंदगी में अप्लाई है कि नहीं। देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आते हैं, सबसे पहले जो स्टेटमेंट है क्या लिखा हुआ है कि एवरी एक्शन, क्या लिखा हुआ है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या लिखा हुआ है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप काम को कर रहे हैं उसका रिएक्शन मिलने वाला है, इक्वल और अपोजिट। यानी कि जैसा आप एफर्ट लगा रहे हैं उस तरह से आपको सक्सेस मिलेगा, है कि नहीं। आप एफर्ट नहीं लगा रहे हैं तो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला है, ये लिख के रख लीजिए, है कि नहीं। तो वही बोल रहा है क्या कि जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है इसमें यही बताता है क्या, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका कुछ एप्लीकेशन है क्या, वॉकिंग एनेबल बाय थर्ड लॉ। यानी कि जो हम लोग चलते हैं एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहे हैं, किसके थ्रू चल रहे हैं, तो न्यूटन थर्ड लॉ के थ्रू चल रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राउंड को पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं, ग्राउंड हमको आगे की तरफ धक्का दे रहा है, और आसानी से हम लोग मूव कर पा रहे हैं, है कि नहीं। फिर सेकेंड जो ऑप्शन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ए बोट मूव्स बैक व्हेन द डिबोर्ड इट। यानी कि जब हम लोग नाव से उतरते हैं तो बोट क्या होता है, पीछे की तरफ चला जाता है। जैसे मान लीजिए किसी नदी के तट पे आप खड़े हैं,
और नाव से क्या किए, वो तट पे चले गए, तो क्या होगा, नाव थोड़ा पीछे की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पीछे की तरफ उसको क्या किए, पुश किए, और आप आगे की तरफ गए, तो क्या होता है, नाव पीछे की तरफ आ जाता है। फिर क्या लिखा हुआ, ए गन रिक्वायर। गन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप बंदूक से गोली को चलाएं, क्या किए, बंदूक से गोली को चलाएं, तो बंदूक जो होगा थोड़ा सा पीछे जाएगा। क्यों जाएगा पीछे? क्योंकि जब गोली आगे की तरफ गया तो बंदूक थोड़ा सा पीछे जाएगा। अब ये मत आप दिमाग लगाइएगा कि जितना गोली आगे गया उतना बंदूक भी पीछे जाएगा, नहीं, क्योंकि गोली का क्या है, मास बहुत कम है और बंदूक का मास क्या है, ज्यादा है कि नहीं। इसके कारण से क्या होता है, बंदूक थोड़ा सा पीछे जाता है और गोली बहुत तेजी के साथ आगे निकल जाता है। नेक्स्ट क्या है, रोइंग ऑफ ए बोट, यानी कि जब नाव को क्या किया जाता है, चलाया जाता है, खेया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोइंग ऑफ ए बोट। यानी कि जब नाव को आगे की तरफ करना है तो हम लोग पीछे की तरफ क्या लगाते हैं, फोर्स को लगाते हैं। सिंपल तैरना भी क्या है, तैरना भी थर्ड लॉ है। जैसे आप वाटर को क्या करेंगे, पीछे की तरफ धक्का देंगे तो वाटर आपको आगे की तरफ धक्का देगा, तब आप क्या करेंगे, आसानी से आगे की तरफ मूव करते हुए चले जाएंगे। स्विमिंग भी क्या है, थर्ड लॉ है कि नहीं। ये सब इसका एप्लीकेशन था थर्ड लॉ का। देखिए नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपका जो नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। ऐसे तो ये आपका जो टॉपिक है डिलीट हो चुका है, लेकिन फिर भी आसान टॉपिक है, ज्यादा इधर उधर दिमाग लगाने का नहीं है, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बताता है कि जो भी आपका मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यानी कि जो मोमेंटम शुरू में है वो बाद में उतना ही रहने वाला है। एक कंजर्वेशन जो वर्ड है ना, ये बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं। ये सब कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि ना एनर्जी कभी लॉस होता है ना एनर्जी कभी क्रिएट होता है। ये सब चीजें हम लोग पढ़ने को मिलता है कि नहीं। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में है कि व्हेन टू और मोर बॉडी एक्ट अपॉन वन अनदर देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। कंजर्व क्यों, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग। बोल रहा है कि जब दो या दो से अधिक बॉडी क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो आपको देखने को क्या मिलेगा, तो जो उसका मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। कब तक, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे तब तक। यानी कि कहने का मतलब कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होता है कि नहीं। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो ये पता रहना चाहिए। फिर बोला है क्या कि सपोज टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी, दो ऑब्जेक्ट है, एक ए है दूसरा क्या है, बी है। उस कंडीशन में क्या होगा, ईच ऑफ मास, एक का मास m1 है दूसरे का मास m2 है, आर मूविंग इनिशियली विथ वेलोसिटी u1 और u2, ठीक है। स्ट्राइक ईच अदर आफ्टर द टी टाइम, टी टाइम के बाद क्या हो रहा है, टकरा रहा है। देन स्टार्ट द मूविंग विथ वेलोसिटी v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली, है कि नहीं। जैसे बोला गया क्या कि दो ऑब्जेक्ट है, एक ए और दूसरा बी, तो एक का मास ऐसे है, कुछ दिया गया है क्या कि दो ऑब्जेक्ट है, एक ए है और दूसरा बी है, इसका मास क्या है, वन वाले को m1 मान लिए, इसका क्या मान लिए, m2 मान लिए। इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u1 है और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v1 है। इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u2 है और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v2 है। वही बात को इसमें मेंशन किया गया है कि नहीं। फिर नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए वो बात लिखा हुआ है कि दो तरह का ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर लिखा हुआ है ए और बी और सारा कंडीशन दिया हुआ है। देखिए इसको हम लोग कैसे देखेंगे और चेंज इन मोमेंटम में इसको कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहले जो जो बात वहां बोल रहे थे वही सब यहां हो रहा है कि नहीं। कि दो ऑब्जेक्ट है, एक आपको ए देखने को मिल रहा है, दूसरा क्या देखने को मिल रहा है, बी देखने को मिल रहा है। एक का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u1 है और इसका u2 है। इसका मास क्या है, m1 है और इसका मास क्या है, m2 है कि नहीं। अब मान लीजिए कि दोनों क्या जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तब स्ट्राइक कर रहा है। स्ट्राइक करने के बाद आपको देखने को मिलेगा क्या कि फाइनल उसका कंडीशन क्या होने वाला है। तो वही लिखा हुआ कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए क्या होगा, m1 u1, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी m2 u2, फाइनल क्या होगा, m1 v1 और फाइनल इसका क्या होगा, b का m2 v2। वो यहाँ दोनों फाइनल भी दिख रहा है क्या, यानी कि a का m1 था, यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या है, v1 है, इसका m2 था मास और फाइनल क्या है, v2 है कि नहीं, वही बोला है। अब फिर देखिए नेक्स्ट, वो सबको जब अरेंज करेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
दिख जाएगा, है कि नहीं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में वही कंडीशन जो था वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। अरेंज करने के बाद क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ए, तो यहाँ से आपको देखा क्या कि ए में क्या चेंजेस देखने को मिला, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ए में क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम उसका क्या था m1v1, इनिशियल मोमेंटम क्या था m1u1, है कि नहीं। और अपॉन में क्या होगा, टाइम होगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और वही दूसरे वाले बी वाले को बात करें, ये किसके लिए होगा, फोर्स 1 के लिए। और दूसरे वाले के लिए बात करें तो क्या होगा, दूसरे वाले के लिए होगा क्या, m2v2 माइनस का m2u2 अपॉन में टाइम होगा। और ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के लिए। जब दोनों को आप इक्वल करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा क्या कि कंजर्व रह गया, क्या रह गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही है। देखिए इसका एक और एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि एक सरफेस है, ठीक है, उस पर 2 बॉल है, एक बॉल ए है और एक बॉल बी है, ठीक है। इसका मास जो है m1 है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो है e1 है, फाइनल वेलोसिटी जो है v1 है। इसका क्या है, मास जो है m2 है, इनिशियल वेलोसिटी u2 है और फाइनल वेलोसिटी v2 है, ठीक है। अब मान लीजिए इसका क्या लिखना है हम लोग को, देखिए ए इस डायरेक्शन में जा रहा है और ए इस डायरेक्शन में, दोनों कोलाइड करेगा तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि जो फोर्स लग रहा है ए से बी के तरफ, तो उसको हम लोग लिखेंगे फोर्स ए बी। और क्या निगेटिव डायरेक्शन में अब क्या लग रहा है, फोर्स बी से ए के तरफ लग रहा है, क्या लग रहा है, बी से ए के तरफ फोर्स लग रहा है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, सिंपल। तो मास क्या है, m1 है, ठीक है, और एक्सीलरेशन क्या है इसका, a1 है, ठीक है। और इसका क्या है, मास m2 है, माइनस साइन के साथ m2 है, और एक्सीलरेशन क्या है, a2 है। अब थोड़ा सा समझदारी भरा काम करेंगे, क्या, मास जो है हमारा m1, ठीक है, इसका एक्सीलरेशन को क्या कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं v1 माइनस u1 बाई टी, ये क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, m2, ठीक है। अब इसको a2 को क्या लिख सकते हैं, v2 माइनस u2 बाई टी, है कि नहीं। अब यहाँ से आपको क्या देखने को मिला कि t से t दोनों का खत्म हो गया, क्या होगा, t कैंसिल हो गया, तो बना क्या कि m1 v1 माइनस u1, ठीक है, इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। जब मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या बनेगा, m1 v1 माइनस का m1 u1 इक्वल टू क्या बनेगा, m2, ये निगेटिव साइन आप याद रखेंगे, निगेटिव साइन को भी साथ में रखना है। यहाँ देखिए निगेटिव साइन था, यहाँ भी निगेटिव साइन था, निगेटिव साइन को साथ में रखना है कि नहीं। जब मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या बनेगा, अभी निगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप चाहें तो निगेटिव साइन के साथ भी मल्टीप्लाई एक ही बार में कर सकते हैं। कैसे करेंगे, माइनस का m2 है, यहाँ पर क्या है, माइनस का m2 है, जब मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का m2v2, माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा, m2u2, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से देखेंगे, ये माइनस वाले को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, m1v1 प्लस का m2v2 इक्वल टू क्या बनेगा, ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का m1u1 प्लस m2u2। यानी कि यही तो था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या कि है कि नहीं। तो यही हम लोग को लास्ट में डिराइव करके समझना था, क्या कि जब 2 बॉल रहेगा, बॉल ए और बॉल बी, इसका मान लीजिए कि मास का है इनिशियल m1 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जब 2 बॉल रहेगा ए और बी तो इसमें मास क्या है, इसका फर्स्ट वाले का m1 है, इसका क्या है m2 है, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है u1 है, इसका क्या है u2 है, फाइनल वेलोसिटी क्या है v1 है और इसका फाइनल वेलोसिटी v2 है। अब यहाँ से दोनों पे फोर्स देखेंगे, क्या कि ए से बी पे जो फोर्स लग रहा है तो उसको क्या ऐसे लिखेंगे, और जो बी से ए के तरफ लग रहा है उसको निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। और फिर वहां से फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन लिखेंगे m1 इंटू a1 इक्वल टू माइनस का m2 इंटू a2, और वहां से देन अरेंज करेंगे आप, एक्सीलरेशन के जगह पर क्या लिखेंगे, वो आपका वेलोसिटी वाला फार्मूला कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये फार्मूला रखेगा, निगेटिव साइन जैसे था वैसे रखेंगे, देन आपको कैंसिल होकर के लास्ट में देखने को मिल जाएगा क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला फाइनली आ गया, है कि नहीं। देखिए एक क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, ये तो हम लोग जो फाइनली लाए वो फार्मूला आपका यहाँ पर, और आइए इस पे बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। देखिए ये आपका एक क्वेश्चन है, क्या
बोल रहा है कि टू हॉकी प्लेयर्स, क्या, टू हॉकी प्लेयर्स, एक प्लेयर ए है और दूसरा प्लेयर क्या है, बी है, दो पर्सन को मान लिया है। मास एक का कितना है 50 केजी है और दूसरे का मास कितना है 60 केजी है, दूसरे का मास कितना है 60 केजी है। और फर्स्ट वाले का जो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड है और सेकेंड वाले का जो वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड है। तो आपसे पूछा गया है क्या, पूछा गया है कि फाइंड द वेलोसिटी विथ विच दे फॉल डाउन इन द विच डायरेक्शन। ठीक है, बोला गया है कि ये जब दोनों क्या करेंगे, मान लीजिए कि दोनों हॉकी खेल रहे हैं, इमेज में आपको दिख रहा होगा क्या, दोनों हॉकी खेल रहे हैं, एक का वजन है 50 केजी, दूसरे का है 60 केजी, और दोनों क्या किए हैं, ऐसे किए हुए हैं, और दोनों को जब वो लास्ट में देखा जाएगा मोमेंटम, तो वेलोसिटी क्या रहने वाला है वो आपको बताना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बेहद आसान रहेगा, कैसे करेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग को दिया गया था क्या, कि जो फर्स्ट वाला पर्सन है उसका मास कितना है 50 केजी है और उसका वेलोसिटी कितना है 4 मीटर पर सेकेंड है। जो सेकेंड वाला पर्सन है उसका मास कितना था 60 केजी था और उसका वेलोसिटी कितना था 3 मीटर पर सेकेंड था। अब हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे फार्मूला, आंसर आ जाएगा। कैसे लगाएंगे फार्मूला, देखिए सबसे पहले हम लोग को फार्मूला पता रहना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, क्या, m1, ठीक है, m1 u1 प्लस का m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस का m2 v2। ये क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का फार्मूला हो गया। फर्स्ट वाले का क्या है वैल्यू m1, यानी कि मास फर्स्ट वाले का क्या है 50 है, ठीक है, और उसका वेलोसिटी क्या है 4 है, प्लस का क्या लिखेंगे सेकेंड वाले का क्या m2, यानी कि वो 60 है और उसका वेलोसिटी क्या है 3 है, इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे, अब देखिए इसमें जो V1 और V2 है ये दोनों एक साथ कोलाइड होगा, है कि नहीं, अब दोनों क्या होगा एक साथ कोलाइड होगा। अब आपको देखना होगा क्या दोनों कोलाइड करेगा तो उसका वेलोसिटी सेम, अब सेम वेलोसिटी के साथ जाएगा। जब दोनों क्या होगा आपस में ऐसे कर रहा है तो दोनों अब क्या होगा सेम वेलोसिटी से जाएगा, है कि नहीं, तो सेम वेलोसिटी से जाएगा तो यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा V और V। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि फर्स्ट वाला m1 इंटू वी प्लस का m2 इंटू वी। अब यहाँ से क्या कर लेंगे कि v को कॉमन कर लेंगे, v को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा m1 प्लस का m2 बचेगा, और दोनों मास को ऐड करिएगा तो कितना आएगा बताइए, इसके बराबर क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 200 और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 380 हो जाएगा। 380 इक्वल टू क्या हो जाएगा v इंटू, अब ये दोनों मास को ऐड करने पे आएगा 110, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, तो v इक्वल टू क्या आएगा 38/11। और जब कैंसिल करेंगे इसको तो क्या आएगा 11 के टेबल में 3 टाइम्स में आएगा कितना 33, और 5 बचा 4 टाइम्स में आएगा 0.4 टाइम्स में क्या आएगा 44, और इस तरीके से आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 3.454 मीटर पर सेकेंड। तो ये सिंपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है और ये आपको इस तरह से आंसर निकालना है कि नहीं। चलिए देखिए नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही, ये आपका चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन यहाँ कंप्लीट हुआ। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।